ओके जी। वेलकम अली हसन साहब। आई एम श्योर कि आपको आवाज़ आ रही है। और चलिए जी, आज हमारी जो लेक्चर है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसी होती है ज़िया के रजीम में, और किस तरह से जो है वो ज़िया का टेन्योर जाता है। पूरी मान लो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह की स्टोरी है आज की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब के बाद वजूद में तो आया था, लेकिन कभी भी आइन को या अपने वज़रा आज़म को जो है वो बचा नहीं सका उनकी नाअहली से या उनकी बदतलफी से। 1973 यानी 1973 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन पास तो कर लेती है, जिसमें हमारे पास ये होता है कि सारे के सारे जो ममलिकत है, सारे के सारे जो कौम है, उससे पता चलता है कि हमारा एक आइन जो है वो बन चुका है, वजूद में आ चुका है। 14 अगस्त 1973 को ये आइन जो है वो इसको इन्फोर्स भी कर दिया जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तान पहली दफ़ा डेमोक्रेसी की एक नया रुख देखता है। एक ऐसा रुख है जिसने पाकिस्तान को जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ लेके गया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से मामलात में लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। उसकी वजह ये थी कि लोगों को लगता था कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमारे तमाम मसाइल का जो है वो हल कर देगी। ये भुट्टो का नारा था जो रोटी, कपड़ा और मकान का था, वो सारे का सारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन जिस बुनियादों पे लड़े गए थे यहाँ पे ख़त्म होता नजर आया था। खुसूसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर अपोजिशन पार्टीज की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भुट्टो, ये तुमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसमें बहुत सी डिस्टॉर्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर नामुकम्मल हैं। तुमने सिर्फ ये अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया। तुमने बलूचिस्तान और NWFP के लोगों की राय नहीं ली है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो शामिल थी। ये वही प्रॉब्लम थी कि जिन्होंने हमारे हमारे से 1971 के अंदर बांग्लादेश को अलहदा कर लिया था। भुट्टो को जब ये बताया जाता है 1973 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, NWFP और बलूचिस्तान जो है वो असम्बलीज जो हैं बिल्कुल काम करने से इनकार कर देते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं। जो प्रोविंशियल ऑटोनमी थी बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वान को, दोनों प्रोविंसेस को ऑटोनमी नहीं दी जाती है, दोनों प्रोविंसेस को इजाज़त नहीं दी जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोसीड फर्दर करें। यही वजह है कि हमारे पास 1973 का आइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुल्कों को इसी तरह से प्रोविंसेस को इकट्ठा ना रख सका दोबारा से। जी वालेकुम सलाम सर। अब हमारे पास जो है प्रोविंशियल मैटर्स जो थे थे तो बलूचिस्तान के, थे तो NWFP के यानी कि सरहद के, लेकिन कंट्रोल उन्हें वफाकी गवर्नमेंट करती थी, यानी कि हमारे पास इस्लामाबाद से डायरेक्शन जाती थी, जैसा कि बलूचिस्तान में आजकल भी हो रहा है। इस सिचुएशन से जो है वो हमें ये पता चलता है कि इमरजेंसी जो है वो मुल्क के अंदर काफी देर तक जो है वो चलती रहती है। भुट्टो को साइड पे कर दिया जाता है। और भुट्टो को साइड पे क्यों किया जाता है ये भी आगे चल के हम वजह देखते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो है वो पहला जो इलेक्शन होता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो 1977 में होता है। ये इलेक्शन बड़ा मज़ेदार इलेक्शन था। मज़ेदार इसलिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कंडक्ट करवाती है 1970 के इलेक्शंस के बाद। 1970 का इलेक्शन जिसमें बांग्लादेश हमारे साथ था। अब इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाती है नेशनल असम्बली में। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये अलमिया रहा है, और तब भी यही बताया गया, जो डिफीटेड पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कहा कि भाई देखें, ये जो आपने काम करना शुरू कर दिया है, ये भुट्टो इतनी सीटें नहीं जीत सकता है, ये रिगिंग हुई है, इलेक्शन में दो नंबरी हुई है। प्रोविंशियल इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया गया। पूरे के पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं।
जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो दूसरे सर्कल्स थे, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हमने जो है रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो 1977 के रिजल्ट्स हैं। गवर्नमेंट के सामने ये प्रोटेस्टर्स के मुतालबात लाए गए। वो चाहते थे कि दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएं और इलेक्शन अब की दफ़ा फेयर होने चाहिए। लेकिन भुट्टो सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। लोगों की तरफ से कंटिन्यूस एजिटेशंस देखने को मिली, जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि अब की दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा दंगे फसाद एहतजाज मुल्क के अंदर शुरू हो जाते हैं। कहीं दूर जियाउल हक बैठा भी ये सारी बातें सोच रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जियाउल हक ही तो अगला लीडर था जो कि भुट्टो को रिप्लेस करेगा। दूसरा, भुट्टो के साथ मगरिब यानी वेस्ट के बड़े झगड़े थे। भुट्टो जब से हुकूमत में आया था, इसने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। इसने चाइना के साथ दोस्ती के ताल्लुकात जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए थे। और तो और भुट्टो को यूएसएसआर यानी रशिया के से भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। इनफैक्ट भुट्टो ने इन्हीं की तर्ज अमल पे, इन्हीं के तरीकेकार पे चलते हुए नेशनलाइजेशन यानी कि तमाम चीज़ों को ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की जमानत में, यानी कि तमाम चीज़ें स्टेट की होंगी, नेशनलाइजेशन जो है वो करने का इरादा रखा। ये बातें फॉरेन जो कंट्रीज थी, जो ताकतें थी, उन्हें एक आंख न बाती थी। हम जानते हैं कि ये अयूब खान के ज़माने से था कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडर जो है वो अमेरिका के रहम करम पे होती। यही वजह है कि अयूब खान 1955 में जाते हैं अमेरिका के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो भाई, अगर कोई भी काम हो तो बंदा हाजिर है। और ये अल्फाज इंग्लिश में उन्होंने यही कहा कि इन केस यू वांट टू डू एनीथिंग इन पाकिस्तान, सो वी आर अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जनरल मोहम्मद जियाउल हक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, उन्होंने जुलाई 1977 जो है वो उसमें मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ लगते ही लोगों की चीखें निकल जाती हैं कि ये क्या, 1971 में ही तो हमने अपना एक बांग्लादेश यानी आज से 6 साल पहले एक पूरे का पूरा प्रोविंस खोया था, और वो भी वो सारे का सारा आर्मी की नाअहली की वजह से था। एक तो दफा फिर से आर्मी। लेकिन जियाउल हक ने कहा देखो भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कोई पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने नहीं आया, मैं सिर्फ 90 दिनों के लिए आया हूँ। यानी कि मैं इलेक्शंस करवाने के लिए आया हूँ। 90 दिन, ये वही 90 दिन हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस अभी 2023 में 90 डेज के बाद होने थे। जियाउल हक ने कहा घबराने की बात नहीं है, मैं जो है वो इलेक्शंस करवाने आया हूँ और इलेक्शन करवा के मैं चला जाऊंगा, मेरा क्या काम गवर्नमेंट से लेना देना। मार्शल लॉ पाकिस्तान में तीसरी दफा लगा दिया गया। नुसरत भुट्टो यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो की जो मिसेस थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक दरख्वास्त दायर करती हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान तो एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे इस तरह से अगर आइन के जो है वो पटाखे उड़ा दिए जाएंगे तो कहाँ की जमहूरियत रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो बीबी, बात यह है 10 नवंबर 1977 को 1977 को उन्होंने कहा जी, जियाउल हक ने जो काम किया है ये लॉ ऑफ नेसेसिटी था, यानी कि ये जरूरत के तहत जो है वो किया गया, और ये डिफेक्टो गवर्नमेंट है। दुनिया के यानी कि कानून की दुनिया में इस दफा एक नई टर्म आती है जो कि लॉ ऑफ नेसेसिटी थी, और ये कानून देने वाले जो है वो पाकिस्तान है। आपको कुछ भी काम करना है, कहीं भी कोई ज़रूरत है, लॉ ऑफ नेसेसिटी को फॉलो कीजिए और कुछ भी कर लीजिए। जिया का मिलिट्री रजीम जो है उसने शॉर्टेस्ट नोट पे सिर्फ 90 दिन मांगे थे आवाम से। लेकिन तारीख ने इस चीज़ को भी देखा कि ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ रजीम रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने इस टेन्योर में वो कुछ देखा जो शायद उनकी आने वाली नस्लें हमेशा के लिए याद रखती हैं और रखेंगी। अयूब खान और याहिया खान जो कि पहले दो मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, जियाउल हक ने 1973 के आइन को एब्रोगेट नहीं किया। वजह आर्टिकल 6, यानी कि जिसने आइन को जो है वो एब्रोगेट किया, आइन को ख़त्म किया, आइन को तोड़ा, उसे वो डिक्टेटर जो है वो जो भी होगा उसे
गद्दार करार दिया जाएगा और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। जियाउल हक ने अब की दफा आयन को तब्दील करना ज्यादा मुनासिब समझा, बजाय इसके कि वो इसको एब्रोगेट करता, इसको हटा देता। उसने आयन को अबेंस में पुट किया, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर पर काम करते हो कोई विंडो मिनिमाइज कर देते हैं, कुछ आर्जी तौर के लिए इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब की दफा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी की उसने अमेंडमेंट्स करना शुरू कर दी। अब की दफा जो अमेंडमेंट्स होना शुरू हो गई, मार्शल लॉ जो है उसको नाफिज कर दिया गया, और सारे के सारे जो काम हैं, जो सारे के सारे राइट्स हैं, वो आर्मी के पास चले आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर है, सब समझ में आ गया आपको, ताकि हम यहाँ से आगे चलें। ओके जी। जियाउल हक साहब ने यहाँ से अब अपनी मर्जी के गवर्नर जो हैं वो, और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो, उनकी अपॉइंटमेंट करना शुरू कर। जिया का रूल जो है वो तकरीबन जो है एक डेकेड तक चला, भुट्टो के बाद। तकरीबन एक डेकेड के बाद तक जो है वो चला। 10 साल हुकूमत रही, ये जो 90 दिनों का वादा था, इसमें जो है वो उसने कोशिश की कि रियासत को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर सके। दरअसल जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो मगरिब को कबूल नहीं था, क्योंकि भुट्टो जो है वो झुकता नहीं था। भुट्टो जो है वो मगरिब को आंखें दिखाने का कायल था। सो इसलिए जो है वो ये नहीं चाहते थे कि जिस तरह से ईरान अमेरिका के हाथ से निकल गया था 1979 की रेवोल्यूशन के बाद जो है, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भी जो है वो निकले। सो अब की दफा भुट्टो जो है वो उसको सेक कर दिया जाता है, और उसको जुडिशियल मर्डर कर दिया जाता है, हैंग करवा दिया जाता है। अब की दफा ईरान में साथ साथ जो है वो रेवोल्यूशन आ जाती है, ईरान के अंदर एक सिविल वॉर चलती है, जिसमें अमेरिका की कठपुतली जो बादशाह था, उसे किंग जो है वो उसको हटाया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक नए सिरे से प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती है। सो एक ऐसा पाकिस्तान जो हमारे अहकामात को माने, ईरान हाथ से निकल गया, अफगानिस्तान में यूएसएसआर है, ये ज़रूरत थी उस वक्त की इमर्जिंग पावर्स की, यानी अमेरिका की। जिया ने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिप्लेस किया, और इससे जो है वो मगरिब को बहुत फायदा पहुंचा, क्योंकि उनकी मर्जी का बंदा आ चुका था। वही रवायतें जो हमारे अयूब खान ने कही थी, और कि मैं हम हर तरह से कॉपरेट आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, आपको ना तो घबराने की जरूरत है और ना ही परेशान होने की। जब तक आप हमें जो है वो इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करते चले जाएंगे, यकीन कीजिए कि आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिसेशन जो हैं, जितनी जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर हो सकती थी, मेहरबानियां हो सकती थी, उन तमाम चीज़ों को जो है वो इन्होंने अपने पास टिल्ट किया। दुनिया उन दिनों में एक नया काम देख रही थी। ये हालात वो वाले थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जितनी भी इमदाद थी, वो कट की जा रही थी, वो ख़त्म की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये सिनेरियो कुछ और था, और पाकिस्तान को कुछ लोन्स और ग्रांट्स जो है वो मिलना शुरू हो गए। ज़ियाउल हक को ताकत हासिल करने के बाद 2 साल तक इंतजार करना पड़ा कि वो कंट्री की पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी कि सियासी मामलात को अपने हाथ में ले सकें। जिया का पूरा फोकस सिर्फ भुट्टो पे था। जिया डरा करता था, न जाने क्यों जिया को अक्सर सोते हुए भी ख्वाबों में भुट्टो ही दिखाई देता था। उसका फोकस उतना ही भुट्टो पे था जितना कि आज की गवर्नमेंट का, कि इलेक्शन के बैलेट से हमने बैट को खत्म करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटाना है। कुछ ऐसा ही उस जमाने में भी चल रहा था, लेकिन उस दफा भुट्टो के ऊपर ज्यादा फोकस था। भुट्टो जो है उसको भुट्टो के ऊपर फोकस होने की वजह से जिया जो है वो कोशिश ये करता था कि भुट्टो की जितनी भी सपोर्ट है उसको खत्म किया जाए। आप देखते हैं कि आपने आंखों से देखा कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट एक चलती चलाती बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो हमारी क्लास में भी कहीं हमेशा मौजूद होगा, भुट्टो क्लास ले रहा होगा, भुट्टो खुश हो रहा होगा, भुट्टो मेरे साथ चाय पी रहा होगा, भुट्टो जिंदा है।
जी, एक लंबा ट्रायल चलता है और दुनिया देखती है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। भुट्टो की एग्जीक्यूशन में जिया को काफी ज्यादा जो है वो फॉरेन असिस्टेंस चाहिए थी। दुनिया जो है वो इजाजत नहीं दे सकती थी कि किसी तरह से भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया जाए, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल के बाद ये भी बताना जरूरी था, ये भी दिखाना जरूरी था कि मैंने मईशत को बेहतर किया और पाकिस्तान को जो है वो माशी हालात में आगे निकलना था। क्योंकि अगर आपने आवाम के पॉपुलर लीडर को मारा है, कत्ल किया है, तो आवाम को कुछ देना पड़ेगा ताकि वो इसको भूल सके। पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमने ये देखा कि रेगुलर इंटरवल्स के साथ जो है वो चीज़ें तब्दील होती रहती। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और अब की दफ़ा हम ये देखते हैं कि अब ताकत दो मेन ब्लॉक्स में थी। एक वो ब्लॉक थी जो कि आर्मी के पास था, और दूसरा वो ब्लॉक था जो कि ताजिर यानी कि तजारत या बिजनेसमैन थे, लैंड ओनर से, इंडस्ट्रियल से, इनके पास ताकत थी। और ज़रूरत इस उम्र की थी कि अब उनको भी अपने साथ मिलाया जाए। जिया ने अब जब अपनी पावर को हासिल करना शुरू किया तो जिया का मकसद ये था कि मुझे पावर मैक्सिमाइज करनी है। कोई भी डिक्टेटर जब हुकूमत में आता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी पावर को वो मैक्सिमम लंबे अरसे के लिए जारी रखा जा सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, अपने रूल को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी पावर को इस प्रॉमिस के साथ कि इलेक्शंस 90 दिनों में होंगे। फिर आवाम इलेक्शंस की तरफ देखती रही और जियाउल हक उनकी तरफ। अब की दफा इलेक्शन जो हैं वो, जिया की सारी की सारी जिंदगी में ये 90 दिन ना आ सके और जिया की सारी जिंदगी में इलेक्शंस ना हो सके। वो इलेक्शन जिनकी बात वो 90 दिनों में किया करता था, वो कि बाद में चल के इलेक्शंस तो कंडक्ट होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन जो कि उसने कहा था कि फिर इलेक्शंस होंगे, वो ना हो सके। जिया अपनी कमिटमेंट्स के को हमेशा से बनाता रहा कि मैं आवाम को जो है वो पाकिस्तान को कभी धोखा नहीं दूंगा। नेशनल पब्लिसिटी जो है, पब्लिकली वो इन चीज़ों को एडमिट किया करता था, यानी कि लफ्जी बातों से वो अवाम नास को पूरा खुश कर दिया करता था। जिया को ख्वाबों में भी घूस आया करता था भुट्टो का। ये हकीकत है कि घूस ऑफ भुट्टो हंसते। कभी किसी ने सब कॉन्टिनेंट में इतनी जुर्रत नहीं की थी कि एक मुआशरे के पॉपुलर लीडर को हैंग कर दिया जाए, लटका दिया जाए। जिया ने इसको, इस मर्डर ट्रायल को जिया चाहता तो रोक सकता था। जिया के पास पूरी की पूरी ताकत थी, यहाँ तक कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर फांसी दे दी तो उसकी द गूस राइडर भुट्टो ओके, तो फिर भी उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि जिया उस सजा को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट मौजूद था कि वो खत्म कर सकता है। ये उसका प्रीरोगेटिव था, प्रीरोगेटिव उसका इस्तेहकाक था, लेकिन उससे नहीं किया। अब की दफा जिया ने पूरी की पूरी रैंथर और मर्सीलेसनेस का मुजाहरा किया। जिया का भुट्टो को लटकाने के बाद जिया की अपनी जिंदगी भी जो है वो खतरे में पड़ गई थी, और जिया जो है वो अवाम उन्नास में कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा था। ताकत के नशे में जिया इतना अंधा हो चुका था कि उसने ऐलान कर दिया कि एक दिन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सर पे बम जिस तरह से फटता है, उन्हें पता चलता है। जिया ने कहा है कि इलेक्शन तो मुल्क में होंगे लेकिन पार्टी नहीं होगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर है तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, पीएमएलएन इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जमात इस्लामी नहीं लड़ सकती। जमातें जो हैं वो इनके ऊपर पाबंदी होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जो है वो हमारे पास, ये एक जो प्लेन था उसको एक्सप्लोड करवाया गया था, आम की पेटियों के अंदर बम रखा गया था और ये हवाई जहाज में मारा गया था, एक बम धमाके में उड़ाया गया था। और ये किसने मारा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भी नहीं पता, लेकिन एक बम धमाके में मारा गया। जी, जियाउल हक ने कहा कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होंगे भाई, इंडिविजुअल कोई अपना इलेक्शन जो है वो कर सकता है, इंडिविजुअल बंदे जो हैं वो लड़ सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे
तो एक बंदा इनका जो है वो ये नहीं बताएगा कि मैं किस पार्टी से हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता था। जी, आम बहुत पसंद थे, और आमों की वजह से ही वो चले गए, आमों के पास चले गए। जिया बहुत ज्यादा एनिग्मेटिक फिगर था, बहुत ज्यादा एनिग्मा, यानी कि एक पहेली की तरह था जियाउल हक जो है। बड़ी दबंग एंट्री होती है उसकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और उसके बाद वो जिस तेजी से मिसइंस्ट्रा खत्म होता है, वो भी आज तक एक मौमा है। एक एक हैरानकुन बात है कि किस तरह से जो है वो हवा के अंदर ही त्यारा एक फटता है और जियाउल हक जो है वो उसको उड़ा दिया जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज्यादा सैड, ना तो जिया के आना और जिया का जाना दोनों ही बड़े सैड। भुट्टो बड़ी मोहब्बत किया करता था जियाउल हक से जो है वो, ये भुट्टो ही तो था जिसने जियाउल हक को प्रमोट किया था। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कहा था, फरमाया था कि जब किसी कम ज़र्फ पे एहसान करो तो उसके शर से बचो, क्योंकि कम ज़र्फ इंसान जो है वो आला ज़र्फ लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। सो हमारे पास एक बड़ा फेमस शेर है कि मेरे हाथ में खंजर है, मेरी आंखों में पानी है, मेरी मेयार का तकाजा है कि मेरा दुश्मन भी खानदानी हो, कुछ ऐसा है। बड़ा फेमस शेर है। लेकिन हमारे पास जियाउल हक जो है वो पर्सनली स्पीकिंग, भुट्टो ने एक ऐसे बंदे को प्रमोट कर दिया था जो कि शायद खानदानी नहीं था। उसने बहुत से लीडर्स को इग्नोर किया, इसके ऊपर बहुत से ऑफिसर्स है उनको इग्नोर किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। लेकिन इसने जिन हाथों ने इसको जो है वो स्टार्स लगाए और इनको ऑफिसर बनाया, इसने उन्हीं को जो है वो लगा दिया। इसने उन्हीं को जो है वो लटका लटका के जो है वो दुनिया को कुछ नई चीजें बता दी। अब हमारे पास जो है वो जनरल रानी कौन थी? यार ये अकलीम अख्तर जो है वो उनका नाम है। जनरल रानी जो है वो, ये बेसिकली मिस्ट्रेस थी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की, यहिया खान की जो है। ठीक है, मिस्ट्रेस थी। सो कुछ लोग ये कहते थे कि अकलीम अख्तर जो हैं वो बड़ी पावरफुल खातून थे। ठीक है, बड़ी पावर, उन्हें जनरल रानी कहा जाता था। गुजरात जो है वो पंजाब से थी और लाहौर में है। और बड़ा जो है वो इनका क्लोज रिलेशनशिप रहा करता था मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ जो है। हम सभी जानते हैं कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में लोग बैठे होते हैं, दे आर रिच, दे आर लस्टी एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। सो जनरल रानी वाज द वुमन who was famous as Agha Jani, and she was a woman who was quite addicted with the alcohol and the woman supplier. So हामिद मीर ने रिसेंटली इस टर्म को यूज किया था कि हम जनरल रानी की भी बातें बताएंगे। सो जनरल रानी was the lady who used to supply the girls and all the things to these military dictators. So ये CSS की क्लास है, इसमें मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको मैं इसे डिटेल से बताऊं। दूसरी को क्लास होती तो हम इसे इग्नोर कर देते। वेल, सो जी हमारे पास इस तरह से एक कंप्रोमाइज जो है वो, कंप्रोमाइजिंग डिटर्मिनेशन, जियाउल हक को भुट्टो आगे लेके आता है, और भुट्टो को ही बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। खमियाजा इस सूरत में कि भुट्टो ने शायद फांसी पे जब उसको लटका दिया गया तो भुट्टो के झूलते हुए जिस्म ने ये महसूस किया होगा कि हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल किस हद तक ठीक था कि कम ज़र्फ़ों पे कभी एहसान नहीं करना चाहिए। जियाउल हक को पर्सनालिटी कंट्रोडिक्शंस का सामना करना पड़ता था। जियाउल हक जो है अक्सर औकात रात को जो है वो निकल पड़ता था, अपने गार्ड का या अपने माली का साइकिल लेता था, और इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है वो लोगों से पूछा करता होता था कि जियाउल हक जो है वो कैसा शख्स है। एक रात ऐसा हुआ कि जियाउल हक ने एक टांगे वाले से पूछा तो उसने इसकी पटाई कर दी, ठीक ठाक इसको जो है वो मारा। जियाउल हक ने उसे बताने की कोशिश की कि मैं जो है वो जियाउल हक हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, लेकिन उसने इसकी ठीक ठाक दुर्गत बनाई और बाद में जो है वो भाग गया। पर्सनैलिटी कंट्रोडिक्शन थी, इसकी पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा तजाद थे। जियाउल हक को लगता था कि मैं अकेला ही पूरे मुल्क के लिए काफी हूँ। वो समझता था दुनिया का जहीन तरीन आदमी अयूब खान के बाद मैं ही हूँ। उसे लगता था जितनी सफिस्टिकेशन मेरी बातों में है उतनी किसी और में नहीं हो सकती। दरअसल जियाउल हक था कौन? जियाउल हक एक गरीब से घराने का ही तो बंदा था। जियाउल हक जो है वो हमारे पास मुकम्मल नाम मोहम्मद जियाउल हक,
एक आम से घराने से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा सा बच्चा होता, पैदा होता है जलंधर पंजाब के अंदर। इसके अब्बा का नाम मोहम्मद अकबर अली था और वो आर्मी के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में काम किया करता था। बहुत शरीफ किस्म का इंसान था इसका बाप मोहम्मद अकबर अली, और मौलवी के नाम से जाना जाता था। ज़ियाउल हक की ज़ात जो है वो आड़ाई थी। जबकि ज़ियाउल हक जो है वो 6 बहन भाई थे, और ज़िया ने बचपन में कुरान को पढ़ा था। ज़ियाउल हक जो है इसके अलावा बीए की डिग्री हासिल करने के बाद इसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, देहरादून के अंदर। देहरादून देहरादून के अंदर। सो ज़ियाउल हक जो है अपने अब्बा के साथ, जिनका नाम मौलवी अकबर अली था, उनके साथ जो है वो काफ़ी अरसा तक रहा। मौलवी अकबर अली मिलिट्री में सर्व किया करते थे, दाढ़ी नहीं थी, लेकिन नाम के जो है वो मौलवी अकबर अली थे। लाहौर में शादी होती है, मौलवी अकबर अली जो है, सॉरी, इंडिया में मौलवी अकबर अली थे। लाहौर में ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो शादी करते हैं 1950 में। और ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो इसके बाद इनके कई जो हैं वो बेटे, इनके 2 बेटे हैं। एक तो मोहम्मद इजाजुल हक है, जो कि अभी पॉलिटिकल पार्टी में भी जो है वो शामिल है। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया का, इनका बेटा है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो हुकूमत में रहे थे। सो ज़ियाउल हक जो है वो, बेटी है कुरतुल ऐन ज़िया, जो कि लंदन में रहती है, और एक पाकिस्तानी डॉक्टर के साथ उससे शादी की हुई है। लेकिन ज़िया का अपना जो सारे का सारा बैकग्राउंड था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। ज़िया की हम्बल सी एक एजुकेशन थी, और एक प्लेन सी अनचरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। ना तो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत था, ना गुफ्तगू के अंदर जो है वो उस तरह से मतानत थी, ना संजीदगी थी कि डट के बात कर सके, ना आंखों में आंखें डाल के बात करना, और ना गहरी स्पीच देना। अब वो ये चाहता था कि जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का एक पॉपुलिस्ट इमेज है, भुट्टो जब बात करता है तो लोग घंटों उसे सुनते हैं, मैं भी कुछ ऐसे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग, ये सारी की सारी बातें ज़िया हासिल करना चाहता था। बैरे कैप, कमिंग बैक टू द एग्जैक्ट टॉपिक, जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसको हैंग कर दिया गया, और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का अगर उर्दू में तर्जमा करें तो मार्शल यानी कि फौजी, ला कानून, यानी मुल्क के अंदर जो मुल्क का अपना कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो अबेंस में चला गया, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। और अब की दफा जो कानून नाफिज होगा वो मार्शल लॉ यानी कि फौजी अमरीत का कानून था। इस फौजी अमरीत के कानून के अंदर कुछ प्रोविजनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जब तक जो है वो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन अबेंस में है, हम इसको फॉलो करेंगे। और ये मार्च 1981 की बात है, 1981, पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग होने के ठीक 10 साल बाद। जिया इस ऑर्डर में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन में पहला ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं, और इसमें पीसीओ 1981 में ये कहा जाता है कि चीफ मार्शल जो है, यानी कि मुल्क के अंदर मार्शल लगा दिया गया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर सकें। अब की दफा ये बताया गया कि जो जुडिशरी है उसकी पावर्स क्या होंगी, और वो जुडिशरी अब की दफा पीसीओ के तहत काम करेगी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। आर्जी तौर पर जो मार्शल ने कानून दिया है उसको लगाया गया, यानी कि जुडिशरी आपकी दफा किसी भी कानून को समझेगी, वो कानून वो होगा जो आर्मी ने उसको दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया कानून है उसको फॉलो नहीं करेगी, वो बिल्कुल नल एंड वाइड समझा जाएगा, जब तक कि खुद प्रेसिडेंट उसको दोबारा से बहाल नहीं करता। ममलिकत खुदादाद के अंदर ऐलान करवा दिया जाता है कि तमाम तरह की सियासी सरगर्मियां बैन कर दी जाती हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर यानी कि पीसीओ जो है उसने ये बताया कि अगर किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है तो वो एक ही बंदा कर सकता है, जिसको सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद जियाउल हक साहब की तरफ से इजाजत है। ये भी कहा गया कि ये जो पार्टीज जिनको डी फंक्शन किया गया है ये तभी अपना काम कर सकेंगे अगर जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको इजाजत दे देता है कि ठीक है, तो फिर जो है वो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
दूसरी तमाम की तमाम पार्टियां जो कि 11 अक्टूबर 1979 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, उनको हम डिसॉल्व करते हैं। तमाम की तमाम ऐसी पार्टियां जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 1979 तक से यही वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, अगर कोई नई पार्टी बनेगी तो वो उसके सारे के सारे जो असासे हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। मुल्क के अंदर कोई नई पार्टी नहीं बनाई जाएगी सिवाय उसके कि जिसकी इजाज़त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त ही काफ़ी नहीं होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि क्यों उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इस्लामिक आइडियोलॉजी से ज़रा भी हटी तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होगा कि प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर दे। यानी अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो किसी भी मौके पे कोई नाच गाना, खवातीन बगैर दुपट्टे के देखी गई, अगर किसी ने वहां पे जो है वो इस्लामी कवानीन के खिलाफ कुछ सिगरेट पिया, कुछ शराब का जो है वो खदशा हुआ, किसी ने जो है वो गैर इस्लामी तौर पर प्रोग्राम को बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया, या वहां पे जो है वो लोगों ने पूरी की पूरी जलसे के दौरान नमाज ना पढ़ी और जो है वो इस्लामी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए, तो उस पार्टी को डिसॉल्व किया जा सकता है। मान लो जियाउल हक ने ऐसी शराइत लगा दी कि जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आप क्या समझते हैं कि जियाउल हक ने जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये जो पाबंदियां लगाई थी, ये पाबंदियां ठीक थी, दुरुस्त थी? आपका क्या ख्याल है? यस और नो? जी जी, पीसीओ में लिखा हुआ था। पीसीओ 1981, जियाउल हक साहब ने प्रोविंशियल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसके अंदर सारी की सारी बातें जो है वो हैं। अब की दफ़ा जब हम ये समझते हैं कि ये सारी की सारी पाबंदियां जो हैं आमिर साहब ने बताया कि गलत हैं। 24 दिसंबर 1981, वही सिलसिला जारी है। पीसीओ के नंबर 15 1981 को मजलिस शुरा यानी कि फेडरल काउंसिल जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है। पीसीओ के तहत मजलिस शुरा यानी कि कानून साज असम्बली बना दी जाती है। मुल्क के अंदर कानून साजी भी तो करनी है। ये गवर्नमेंट को असिस्ट करेगी और गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह से हमने मुल्क के अंदर इस्लामी जुडिशियल सिस्टम को लॉन्च करना। मजलिस शुरा के अंदर टोटल 350 मेंबर्स हैं और ये मजलिस शुरा जो है वो 1982 के आगाज में बना दी गई। जरूरी था कि सारे के सारे जो हैं वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स से फेडरल काउंसिल के। प्रोविंशियल काउंसिल जो हैं सेट की जाती हैं मुल्क के अंदर जो हैं, फेडरल काउंसिल्स और प्रोविंशियल काउंसिल जो हैं ये बना दी जाती हैं। मकसद ये है कि ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो अब मुल्क के अंदर एक कानून साज असम्बली बना लेते हैं अपनी मर्जी से। एक ऐसा लेजिस्लेटिव फॉर्म है जो कि ज़ियाउल हक साहब की मर्जी से बनता है ताकि मुल्क में अगर कोई भी कानून साजी करनी है तो वो मजलिस से शुरा कर सके। ये 12 अगस्त 1983 की बात थी, 1983 को। हम देखते हैं कि फेडरल काउंसिल के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और जियाउल हक साहब जो है वो वहां से निकलते हैं। जियाउल हक साहब आर्मी की वर्दी में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जियाउल हक साहब अपना पॉलिटिकल प्लान सबके सामने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि मेरा हुकूमत में रहने का कोई इरादा नहीं है, और इस बात को जियाउल हक साहब को कहते हुए 5 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मिलिट्री से सिविलियन रूल को चार्ज दे सकूं। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क के अंदर जो है सारे के सारे जो है इलेक्शंस करवाए जाए। और मैं एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि मैं इस मुल्क को सही इस्लामी मुल्क बना सकूं।
जिया ने कहा कि हम काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी बनाते हैं ताकि वो हमें, हम लोग इंसान सब के सब खताओं के पुतले हैं, अगर कहीं हमें गलती लगती है तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है वो हमें बता सके कि जियाउल हक, तुमने मान लीजिए जियाउल हक ने सारी की सारी वो कमेटीज बनाना शुरू कर दी जो जियाउल हक को किसी भी तरह से सपोर्ट करें। इस्लामिक आइडियोलॉजी की कमेटी इसलिए बनाई कि अगर मजलिस शूरा जो है वो किसी किस्म का कानून पास भी कर ले तो उसको जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से मैं ख़त्म करवा सकूं। ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो मुल्क के ऊपर शायद बहुत लंबी हुकूमत करने का सोच रहे थे। सो मौलाना जफर अहमद अंसारी को लगा दिया जाता है कि आपने मुझे ये बताना है कि कोई भी काम इस्लाम की तालीमात के खिलाफ ना हो। ज़िया और उसके टॉप एडवाइजर जो हैं वो रिपोर्ट्स को देखा करेंगे जो उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी देगी और फिर उन रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर वो काम करेंगे। ज़ियाउल हक साहब अब अपना पॉलिटिकल जो है वो प्लान देते हैं और वो प्लान ये है कि मैं मुल्क में एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन करवाना चाहता हूँ। लेकिन उस इलेक्शंस को करवाने के लिए ज़रूरी है कि हमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियां लाई जाएं, क्योंकि ये तब्दीलियां बहुत नागजीर हैं। अब ये तब्दीलियां कौन कौन सी हैं, ज़ियाउल हक साहब अपना पॉलिटिकल प्लान पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़िया कहते हैं सबसे पहली तब्दीली तो ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है ये प्रेसिडेंशियल होगा या पार्लियामेंट्री होगा। अब मेरा ख्याल है कि ये प्रेसिडेंशियल ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसे आप लोग कहें, यानी कि एक डिक्टेटर ने जब जो बात कह दी तो वही होगी। ज़ियाउल हक साहब जो हैं पार्लियामेंट्री की बजाय प्रेसिडेंशियल के हक में था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकतें प्रेसिडेंट के पास हों। लेकिन ज़ियाउल हक साहब को कुछ ज़्यादा सपोर्ट ना मिल सकी और उन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ ही जाना पड़ा। लेकिन ज़िया ने इसका तोड़ ये निकाला कि मैक्सिमम पावर्स अपने पास रखें। दूसरा मंसूबा ये था कि जो हुकूमत हम इलेक्शन के बाद बनाएंगे क्या वो वफाकी होगी या यूनिटरी होगी। मान लो जैसे 1971 से पहले हमने जो है वो ये बना रखा था कि बांग्लादेश एक यूनिट था और बाकी सारे का सारा वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था, तो क्या अब भी हमने यूनिट्स को फॉलो करना है या किसी और तरह से चलना है। क्या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को हम वैसे ही बहाल कर दें या हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, या अगर आप लोग कहते हैं तो हम कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना बना लें। जिया के अंदर का इंसान सब की सब वो बातें बता रहा था कि जिया जो है वो खुद झलकता हुआ नजर आता है इसमें। फिर व्हाट शुड बी द रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या हो, और हमें उन दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे लाना। किसी भी मुल्क के अंदर आर्म्ड फोर्सेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल उनका क्या होगा। क्या अभी जो प्रोविंशियल सेटअप है इसी को काम करते रहना चाहिए या हमें न्यू प्रोविंसेस को जो है वो डिमार्क करना चाहिए। और इलेक्शंस का मूड कौन सा होगा, क्या हम लोग जो है वो मेजॉरिटी वोट सिस्टम रखेंगे या सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम लोग अपनी माइनॉरिटीज को, यानी कि माइनॉरिटीज के लिए जो है वो लीडर भी माइनॉरिटी वाले होंगे या मुसलमान को वो वोट डाल सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे क्रिश्चियन है तो वो सिर्फ क्रिश्चियंस या माइनॉरिटी के ही कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। और खवातीन का रोल क्या होगा, क्या होगा, माइनॉरिटीज का रोल कैसा होगा। जयाउल हक साहब ने ये बातें करते हुए तकरीबन आप दीदा हो गए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुल्क का दर्द मेरे सीने में बहुत ज्यादा है। जयाउल हक साहब ने एक एक करके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और ऑप्शंस को डिस्कस किया। उन्होंने कहा मुझे बड़ी मोहब्बत है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और मैं ये चाहता हूँ कि उसको मुनासिब सी तब्दीलियों के साथ लगा दिया जाए। पूरे का पूरा मजमा बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। शायद कुछ लोग जेरे लब जियाउल हक के इन ज़ाहरी 9 पॉइंट्स को लेके मुस्कुरा रहे थे कि जियाउल हक ने कितनी कनिंगली, कितनी चालाकी के साथ सारी की सारी पावर अपने पास रखना चाह रहा था। ये किसे पता था कि जियाउल हक इस मुल्क को और इसके इक़्तिदार को कभी छोड़ने वाला नहीं है, और लोगों को जो वो इलेक्शन के ख्वाब दिखा रहा है वो सबका सब एक झूठा दावा है। खैर, ये बताया गया कि मैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से बहाल कर दूंगा और जिया ने किया भी, लेकिन उसकी हालत बिगाड़ के।
1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जियाउल हक ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को जो है वो वापस लाना चाहता हूँ, ये डिक्टेटरशिप मुझे अच्छी नहीं लगती। इमेजिन कीजिए कि एक भेड़िया ये कहता है कि मुझे भेड़ों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता, या एक चोर ये कहता है कि मुझे चोरी करना अच्छा नहीं लगता, मैं मुल्क में पीस को पसंद करता हूँ। कुछ ऐसा ही है, जियाउल हक साहब कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर कर दीजिए, लेकिन हजूरे वाला बात यह है कि पावर जो है वो बराबर रहनी चाहिए, पावर बराबर रहनी चाहिए, और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ चलेगी। मैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल भी खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो, उनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रोल कोई नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन जो हैं वो अडल्ट सफरेज की बेसिस पे होंगे, यानी कि वही लोग जो हैं वो सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो कि 18 साल से ऊपर हैं। प्राइम मिनिस्टर को एक ही बंदा अपॉइंट कर सकेगा और वो प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर जो है प्राइम मिनिस्टर को जिसने अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट जो है वो ये देखेगा कि उसको जो है वो नेशनल असेंबली में मेजोरिटी हासिल है या नहीं है। और अगर मुझे किसी भी मौके पे प्राइम मिनिस्टर के हालात वाक़यात लगते हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा काम नहीं कर रहा, यानी कि उसे आज ही इलेक्ट किया गया है और मुझे 2 दिन बाद ही लगता है कि अच्छा काम नहीं कर सकता, तो मैं सारी की सारी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा और नया प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए कह सकता हूँ। प्रेसिडेंट के पास, यानी जियाउल हक साहब ने कहा कि मैं तो जमहूरियत को चाहता हूँ, तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होगा कि वो कोई भी बिल जो कि कानून साज असेंबली ने पास किया है उसे वापस भेजता है, और वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होगा, यानी कि मुल्क के अंदर जो भी कोई प्रमोशंस होनी है, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आना है, कुछ भी आना है, वो प्रेसिडेंट के दस्तखत के बगैर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सारे के सारे लोग जो हैं वो मेरे हुक्म के ताबे होंगे या प्रेसिडेंट के हुक्म के ताबे होंगे। और सबसे अहम बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको कौन जो है वो चूज करेगा? उन्हें भी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही चूज करेगा, यानी कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो चूज करेगा, और उसके साथ वो मशवरा ले सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चूज करने में। प्रोविंशियल गवर्नर जो हैं, यानी कि हर सूबे के अंदर वफाक का नुमाइंदा गवर्नर जो है वो लगाया जाएगा। वो भी कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट खुद लगाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, और कोई भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद ये होगा कि मुल्क में कभी कोई तूफान है, आफत है, इमरजेंसी नाफिज करनी है, तो वो सारी के सारी जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है कि आप जो इमरजेंसी है वो नाफिज करें, लेकिन वो लगा नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा कि भाई इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाओ, और हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो लोगों के लिए जिंदगी जो है वो उनकी बेहतर करना होगा। जियाउल हक साहब ने अपना पॉलिटिकल प्लान दिया। इनके पॉलिटिकल प्लान में जियाउल हक ने जो है वो ये बताया कि देखो भाई, मैं तो पाकिस्तान में अमन लाना चाहता हूँ। इनका पॉलिटिकल प्लान ये था कि ये बातें जो मैंने की हैं, अगले 18 माह के अंदर अंदर ये हम लोग काम करेंगे। हैं 18 महीने के अंदर अंदर? लेकिन आपने तो कहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाएंगे। आपने इतना लंबा प्लान दिया तो 1983 में 18 महीने चाहिए होंगे। जियाउल हक ने कहा कि देखो भाई, ये तो मैं बात समझता हूँ कि इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं, मैं इलेक्शंस की यूटिलिटी के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का क्वेश्चन जो है वो पुट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्शन जो है वो हम इन्हें 2 स्टेजेस में करेंगे। 2 स्टेजेस में करेंगे। पहला क्या है? पहला इलेक्शन होगा लोकल बॉडीज का। लोकल बॉडीज बोले तो, देखो यार, लोकल बॉडी का मतलब ये है कि हर पाकिस्तान में 2 तरह के जो हैं वो लोग रहते हैं। एक वो रहते हैं जो कि सिटीज के अंदर होते हैं, शहरों के अंदर होते हैं। दूसरे वो जो कि विलेजेस के अंदर होते हैं। तो हम लोकल बॉडीज, यानी कि आम आवाम की राय जो है वो जानना चाहेंगे। सो लोकल बॉडीज, हम देहातों से जो है कि वो अपने यूनियन काउंसिल में, यहाँ से आम आवाम के ऊपर पहले फोकस करेंगे। पहले हम एमएनए और एमपी नहीं चुनेंगे, पहले हम जो है वो लोकल बॉडीज के काउंसिल, जनरल काउंसिलर, नाजम और ये वो चुनेंगे। जया ने कहा देखो भाई, लोकल बॉडीज के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
अगर जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर एमपी एमएनए के इलेक्शंस भी करवा सकते हैं। और इसकी दफा तजर्बा ये किया जा रहा था कि नॉन पार्टी बेसिस, कोई पार्टी नहीं थी, इंडिविजुअल्स जो है वो लोग खड़े होते थे इलेक्शंस में, और वो जो है वो इलेक्शंस लड़ सकते थे। सो जी, अब यहाँ पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो है वो दिया गया। लोकल बॉडीज के इलेक्शन को जो है वो, उसमें लोगों को चुना गया 4 साल के लिए जो है। अब पॉपुलेशन जिसमें किसान थे, माइनॉरिटी से, सब के सब लोगों को जो है वो चुना गया, जो लोकल बॉडीज के अंदर होते हैं। क्रिश्चियंस का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसानों का होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, उनको चुना गया। 1983 के इस इलेक्शन में तकरीबन 71,767 जो है वो मेंबर्स को चुना गया था, देहातों के अंदर और सिटीज के अंदर। और टोटल 4100 यूनियन काउंसिल, 84 डिस्ट्रिक्ट से, और 29 म्यूनिसिपल जो है वो कमेटीज से, 285 टाउन से, और 39 कंटेनमेंट बोर्ड से। अब दूसरा जो मरहला था, उसके अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। ज़ियाउल हक जो है वो कहता है कि भाई 1985 तक, यानी कि 1985 तक हम ये इलेक्शंस का काम कंप्लीट कर। जया कहता है कि मुझे इलेक्शंस जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो हमें करवाना चाहिए। जैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं डेमोक्रेसी मुल्क में आ जाएगी, और हम लोग ऑटोमेटिकली मुल्क से मार्शल लॉ का खात्मा कर देंगे। जया की जो अपोजिशन पार्टी थी वो सर पकड़ के बैठ गई कि भाई 18 महीने बहुत लंबा अरसा है तुम्हें पावर को ट्रांसफर करने में। जया ने कहा देखो भाई, मुझे तो 18 महीने ही चाहिए होंगे। लोगों ने कहा कि इस तरह से तो जया साहब आप अपना ही रजीम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। जया ने कहा कि भाई जो भी मर्जी है, जो बात मर्जी कर लो, मैं तो 18 महीने में ही करवाऊंगा। जया ने जो है वो एक वार्निंग भी शेयर कर दी। वार्निंग इशू कर दी गई उन तमाम लोगों को कि अगर 18 महीनों वाली बातों में तुम लोगों ने कोई तंग करने की हमें कोशिश की, 18 माह के मेरे प्लान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो अपने इंजाम के खुद जिम्मेदार हो। सो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जिन लोगों ने चलाने की कोशिश की डेमोक्रेसी के लिए, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और मुल्क देखता है कि 1984 में एक रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम जिसमें मैं आपकी राय पूछता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए, यस और नो। हम लोग जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, यस और नो की डिबेट जो है वो उसमें बढ़ते हैं। 1984 में जिया जो है वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटर का होल मंबा है, सरचश्मा है, पॉलिटिकल अथॉरिटी जिया के पास। 1970 से 1977 से 1983 तक जिया मुसलसल हुकूमत करता चला आ रहा। जिया को किसी और पे गोया भरोसा ही नहीं था, सबकी सब चीजें खुद ही अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। अब की दफा लोग जो हैं वो नफरत करना शुरू हो गए थे। जिया ने कहा कि देखो भाई, मुझसे नफरत करने वाला तो कोई है ही नहीं। पॉलिटिकल प्लान तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ 1983 में। अगले 18 महीने में इलेक्शंस भी हो ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये समझते थे कि नहीं, हमें एमआरडी यानी कि मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलाना बहुत जरूरी है। अगर हमने मूवमेंट को ना चलाया तो जिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। जियाउल हक ने मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एमआरडी को बुरी तरह से झंझोड़ के रख दिया। लेकिन लोगों में एक चीज पैदा हो गई थी, वो डिटेस्टेशन थी। लोग नफरत करना शुरू हो गए थे जियाउल हक से। जियाउल हक साहब को बताया जाता है कि हजूर का इकबाल बुलंद रहे, लोग जो हैं वो आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। जियाउल हक साहब फरमाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये बातें हैं तो चलो मुल्क में रेफरेंडम करवाते हैं, लोगों से पूछते हैं। जियाउल हक साहब जो है वो मुल्क में रेफरेंडम करवाते हैं। रेफरेंडम यानी कि लोगों से राय ली जाती है। क्या राय ली जाती है? उनका एक ही इरादा था, वो ये लोगों से पूछना चाहते थे कि भाई देखो, 1977 में मैं आया था जियाउल हक, और मेरा एक ही मकसद था कि मेरे दिल में रियासत मदीना का दर्द है। मैं इस्लामाइजेशन को लेके आना चाहता था।
अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैंने, जिया ने अगर रियासत मदीना के खिलाफ असूलों पे काम करते हुए कुछ किया है तो वो आप मुझे बताएं। सो जियाउल हक ने जो है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, लोगों से ये पूछा गया कि भाई मैंने 1981 में, जो मैंने अभी पीसीओ आपको एक्सप्लेन किया, उसके तहत जो भी स्टेप्स लिए हैं, क्या वो कुछ गलत हैं? लोगों को सिर्फ यस या नो में बताना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि भाई 1981 के पीसीओ के तहत मोहम्मद जियाउल हक साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कोशिश की है कि मुल्क के तमाम कवानीन को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक और इस्लाम के नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो उन्होंने कोशिश किया। आप ये बताएं, क्या ये उन्होंने ठीक किया है या गलत किया? व्हाट अ क्लेवर स्टेटमेंट। लोगों को सिर्फ दो ही ऑप्शन चुनने थे, यस और नो। अगर आप उस वक्त होते और आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाती कि जियाउल हक साहब ने पूरे के पूरे मुल्क के कवानीन को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक करने की कोशिश की है और कर रहे हैं, क्या उन्होंने ठीक किया या गलत, तो आप क्या करते? आप यस पे जाते या नो पे जाते? आप यस या नो? अ स्ट्रॉन्ग यस। वेरी गुड आमिर। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग यस लिखते हैं। आई एम श्योर कि अली हसन, मानूर एंड बाकी लोगों का भी यही ख्याल होता है। हम लोग यस पे जाते हैं। जी जी। हमारे पास जो है अब की दफा एक जो चीज तय आती है, इस रेफरेंडम का बड़ा जबरदस्त नतीजा निकलता है। हजूर का इकबाल बुलंद रहे। इलेक्शन कमीशन बताते हैं कि देखिए कि हमने जो है वो इतना ज्यादा जो है वो बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया। 97.7 लोगों ने ये कहा कि आप बिल्कुल ठीक किया आपने। जहुल हक साहब को बताया गया कि जैसा साहब देखें, आपने जो 1985 से 1990 तक किया है, दैट्स परफेक्टली फाइन, लोग तो बड़े खुश हैं इस चीज पे। ये रिजल्ट जो हैं वो बताए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हें announce करता है। जियाउल हक साहब मुझे बताते हैं कि भाई देखो, मैंने तो 97 गेन, मैंने इलेक्टोरेट अपना जो है वो हासिल कर लिया। तो अब की दफा ये जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, इन्हें आवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को जब ये पता चलता है कि जियाउल हक साहब ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, आप लोगों को ऑप्शन ही वो दे रहे हैं कि उन्हों पे जा ही नहीं सकते। जियाउल हक ने कहा कि मेरे खिलाफ ये जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जिया जो है वो इसने गलत किया है, ये बाज आ जाए। अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जो है वो ये प्रोपोगंडा करने को ना छोड़ा तो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। जियाउल हक साहब पूरे के पूरे मुल्क के टूर करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखें, मेरे लिए मेरे जलसों में कितने लोग आ रहे हैं। सारी की सारी प्रिजनर्स वैन्स को खाली करवा लिया करता था। सारी की सारी प्रिजनर्स वैन को खाली करवा लिया करता था। जियाउल हक जो है वो कैदियों को ले जाया करता था। बड़ा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का निज़ाम हुआ करता था और जिया अपने जलसों को कामयाब करवाता था। जिया को इस्लामाइजेशन का ख्याल असल में देहाती पॉपुलेशन से आता है। हमने देहातों में ये देखा है कि लोगों को बिस्मिल्लाह का मतलब नहीं आता होगा, लेकिन दूध में पानी मिला सकते हैं, पाउडर मिक्स कर सकते हैं, बहन भाइयों का हक खा सकते हैं, रेप कर सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, झूठा केस बना सकते हैं, गैर मुस्लिम को कत्ल कर सकते हैं, किसी पर गलत और झूठा तौहीन रिसालत का मुकदमा चला के उसको कत्ल और रियासत के पास जमा करवा सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी चीज को कैश किया था जियाउल हक ने। जियाउल हक ने लोगों को ये पूछा कि इस्लामाइजेशन के तहत मैंने जो फैसले किए वो ठीक थे या गलत थे। ऑब्वियसली आंसर यही आना था कि ठीक है। सो जियाउल हक ने बड़ी चालाकी के साथ जो है वो सारी की सारी रिलीजियस फीलिंग्स जो है वो लोगों को कैश करना शुरू कर। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी हुकूमत करता है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर अपने आप को पावर में लाना चाहता है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि मजहब एक ऐसा फैक्टर है जिसपे आप किसी को आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हो। किसी का हक खाने के बाद आप उसे ये जरूर कह सकते हो कि अल्लाह की मर्जी ही ऐसी थी, और वो सर पकड़ के बैठ जाएगा।
शायद खुदा ताला की जात जो है वो इन जुर्मों की सजा कभी भी जो है उनकी माफी नहीं देगी, कि जो चीजें गलत तौर पर अल्लाह ताला की जात की तरफ मंसूब कर दी जाती हैं। तुम्हें नाकामी मिल रही है, क्या क्या ये अल्लाह की मर्जी है? तुम नाकाम हो गए, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आ सकी, क्या अल्लाह चाहते थे पाकिस्तान नाकाम हो? क्या अल्लाह चाहते थे खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूटे? तो ये बात कहना कि अल्लाह की मर्जी थी इसलिए ऐसा हुआ, यकीन कीजिए ये खुदा की मर्जी नहीं है। ये आपकी अपनी नाअहली है, जिसे आप छुपाने के लिए खुदा बुजुर्ग ताला की तरफ रेफर कर रहे हैं, जो कि एक ठीक ठाक तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब है, कि आप गलत चीज़ों को अगर जो है वो मंसूब करते हैं। लोगों की वीकनेस का अंदाजा था ज़ियाउल हक को, और ज़ियाउल हक ने मजहबी जुर्म किया था लोगों को, कि इस्लाम को अपने मकसद के लिए यूज़ किया, और इस्लाम को अपने पर्पस के लिए उसने जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग ज़ियाउल हक को जो है वो कबूल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि फिर आपने नो क्यों नहीं कहा, वो कहते हैं कि हमने इनकार इसलिए नहीं किया कि वो देखें वो इस्लामलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, यानी कि फिर ये समझा जाता कि हम लोग इस्लाम के खिलाफ हैं। सो इसकी वजह से जो है वो हम लोगों ने इनकार नहीं किया, हालांकि लोग जो है वो नफरत किया करते थे ज़ियाउल हक से जो है वो, उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि ज़ियाउल हक जो है वो अपनी ताकत को जारी रखे। कहानी हमारे पास इसी तरह से आगे बढ़ती चले जाती है। ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि भाई देखें, अब मैं पावर में हूं तो मेरा मकसद ये है कि लोगों ने कहा है कि भाई इस्लाम उनको पसंद आया है, तो मैं इस्लामाइजेशन का प्रोसेस को एक्सपीडिएट करूंगा, तेज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि नहीं अपने मुल्क की जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करना। मैं कोशिश करूंगा कि भाई चादर और चार दीवारी, यानी कि मुल्क के अंदर अगर कोई खातून बगैर दुपट्टे के निकलती है, बगैर पर्दे के निकलती है, तो हम लोग कानून बनाएंगे। ये सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है वो मुआशरे को करप्शन से पास करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंसाफ जो है वो फौरन से दिया जाए, जैसे हमने जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया है, तेजी के साथ हम वैसे ही इंसाफ जो है वो देंगे। और हम इंसाफ के अंदर जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रियासत के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम एजुकेशन सिस्टम जो है उसको भी इस्लामिक कवानीन के मुताबिक लेके आएं। के अजीज लिखते हैं द मर्डर ऑफ हिस्ट्री में कि ज़ियाउल हक ने जो है वो 1971 की शिकस्त जो हमारे बच्चे पढ़ा करते थे उसको बदल दिया। आर्मी से रिलेटेड मवाद को दाखिल कर दिया गया। आर्मी की जो है वो सारी की सारी बेहतरीन जलालो, अजमत और बाकी चीज़ों को शामिल कर दिया गया। अब की दफ़ा डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, और कोशिश किया गया कि मॉडर्न एज की जितनी भी सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम लागू करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस्लामी असूलों के मुताबिक अगर कोई गरीब है, कोई इंडिजेंट है, नाकिस है, नादिर है, कोई यतीम है, तो हम उनकी केयर करें। अब ये सारे का सारा काम हम जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ज़ियाउल हक साहब जो हैं इसके बाद उन्होंने अपने आप के लिए एक अच्छा खासा मंसूबा बना के रखा था। ज़रा एक जो रेफरेंडम था, जिसे हम एक फेक एक्सरसाइज कह सकते हैं, एक झूठा रेफरेंडम कह सकते हैं, ज़ियाउल हक ने जो है वो अपना पॉलिटिकल प्लान इसके बाद लागू करना शुरू कर दिया। 1985 के अंदर जो है वो 12 जनवरी का ये दिन था कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को मरे हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, और उसके बनाए हुए कवानीन के तहत जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये फैसला किया जाता है कि जनाब अब जो है वो जनरल इलेक्शंस मुल्क के अंदर होंगे, और एक वन मैन वन वोट, यानी एक आदमी एक ही दफ़ा एक ही वोट डालेगा, और वही वोट जो है वो उसकी प्रोविंशियल्स और उसकी जो है वो दूसरी असम्बली के लिए कंसिडर किया जाए। वो कि इस प्रपोजल को वन मैन वन वोट की बजाय वन मैन टू वोट वोट कर दिया गया है, प्रोविंशियल को भी वो डाल सके और वो नेशनल असेंबली को भी चूज कर सके। अब की दफ़ा ज़ियाउल हक जो है वो एक तफसील प्लान देता है। प्लान में बातें कुछ यूँ हैं कि देखो भाई, मेरे इस प्लान के अंदर याद रखो कि जनरल इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे।
ज़ियाउल हक किसी किस्म की पार्टी नहीं चाहता था, क्योंकि पार्टी अगर होगी तो लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो लोग ज़ियाउल हक को जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देंगे। ज़ियाउल हक को जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली काम खराब हो जाएगा। ज़ियाउल हक साहब जो है वो ये चाहते थे कि भाई मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमान मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को वोट डालें। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो चूंकि मुल्क के अंदर खतरात हो सकते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो असिस्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, कि वो हेल्प आउट कर सकें, सारे के सारे प्रोसेस को स्मूथली जो है वो मुकम्मल कर सकें। ज़ियाउल हक साहब जो हैं, इसके साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश की गई। तब्दीलियां ये थी कि ज़ियाउल हक ने कुछ सीटें बढ़ा दी, जिसमें हमारे पास सेनेट की सीटें भी बढ़ा दी जाती हैं, माइनॉरिटीज़ की भी बना दी जाती हैं, और ये उनकी बढ़ाई हुई सीटें हैं। नेशनल असम्बली के अंदर जो सीटें हैं वो 237 हो जाती हैं, जो कि हमारे पास ईवान ज़ेरी कहलाता है। ईवान बाला जिसे सेनेट कहा जाता है, उसमें भी 20 लोगों का इजाफा कर दिया जाता है। 67 पहली तादाद थी, बाद में जो तादाद है वो 87 हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाते हैं फर्स्ट टाइम माइनॉरिटीज को, और वुमेन जो है वो उनके भी राइट्स जो है वो दिए जाते हैं, और ख़वातीन की सीटें तो 10 से बढ़ा के 20 कर दी जाती हैं। इलेक्शंस मुल्क के अंदर होते हैं, और इलेक्शंस जैसे ही मुल्क के अंदर होते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 53% पॉपुलेशन ने इसमें हिस्सा लिया और वोट कास्ट किया। यानी नेशनल असेंबली के लिए 52-53% लोगों ने, ये बहुत बड़ी रेशो थी कि जिसमें 52-53% लोगों ने जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। इस तरह के इलेक्शन जो हैं वो हमारे पास पहले कभी ना हो सके, इतनी कसीर तादाद के अंदर जो है वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इलेक्शंस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद आपको पता होगा कि 2013 के इलेक्शंस में तकरीबन 51% के करीब, 2009 में को 41 या 43% के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। ऑपोजिशन पार्टी जो हैं उन्होंने दोबारा सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो ज़ियाउल हक साहब, ये क्या बात हुई इलेक्शंस करवाने की, आपने जो है वो बिल्कुल फजूल किस्म के इलेक्शंस करवाए। लेकिन पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोगों ने जो है वो वोट डाले थे, और ये रियलिटी थी, लोगों ने वोट डाले थे। ज़िया ने कहा कि भाई देखो वोट तो जो है वो इन्होंने डाले हैं, तो अब ये कहना कि ज़ियाउल हक साहब हम नहीं मानते, हम इस चीज़ को जो है वो नहीं देख सकते। बहरकैफ ज़ियाउल हक साहब जो हैं सारी की सारी ताकतें अपने पास रखते हुए मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा देते हैं, और अब की दफ़ा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूज किया जाता है, जो कि मोहम्मद खान जुनेजो थे। मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो दर हकीकत ज़ियाउल हक के ही चुने हुए अपने ही एक प्राइम मिनिस्टर थे। इलेक्शंस होते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और 23 मार्च 1985 को ज़ियाउल हक साहब जो हैं खुद प्रेसिडेंट के तौर पर हल्फ उठाते हैं अगले 5 साल के लिए। मार्शा का अख्ताम होता है, खात्मा होता है, लेकिन अभी नहीं होता, इसी साल 1985 के दिसंबर में जाके होता है। ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो एक इंतहाई जेंटलमैन पॉलिटिशियंस मोहम्मद खान जुनेजो को चूज करते हैं। मान लीजिए जुनेजो आज के दौर के उस्मान बुज़दार थे, या मान लीजिए जुनेजो उस दौर के जो हैं वो ममनून हुसैन थे। ममनून हुसैन एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन थे। ज़ियाउल हक साहब ने जुनेजो को सिंध से चूज किया था, क्योंकि सिंध के लोग नफरत करते थे। ज़िया सिंध के लोगों की नज़र में एक विलन के तौर पर था। जुनेजो की जब सिलेक्शन होती है तो ये वजह ये थी कि जुनेजो जो है वो सिंध से है, और जिस तरह से हमने अनवारुल हक काकर को बलूचिस्तान से चूज किया, वजह ये थी कि अनवारुल हक काकर जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करेगा, बताएगा कि उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि एक बहुत बड़े पीर थे, उनका नाम पीर ऑफ पगारो था। पीर पगारा जो हैं वो मोहम्मद खान जुनेजो को सपोर्ट कर रहे थे। पीर पगारा ज़ियाउल हक के भी पीर थे, यानी ज़ियाउल हक बड़ी मोहब्बत करते थे पीर पगारा से। सो जी,
जुनेजो जो है उनको पीर पगाड़ा की रिकमेंडेशन पे लगा दिया जाता है। क्या यहाँ तक समझ आ रही है कहानी? अभी यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर लिखिएगा। जी, बाकी लोगों को। जी, मानूर साहिबा। ओके जी। पीर पगारा जो है उन्होंने जुनेजो जो है उनको लगा देते हैं। जुनेजो जो है वो आते हैं और जुनेजो जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट्स का सिलसिला तेजी से जारी है और उसको तब्दील करने का सिलसिला जारी। सबसे अहम मसला था आठवीं अमेंडमेंट को दाखिल करना। आठवीं अमेंडमेंट दरअसल असम्बली ने पास की थी 30 सितंबर 1985 को, जिसने पावर दे दी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, अनलिमिटेड पावर, जिसका मतलब ये था कि जब प्रेसिडेंट का दिल चाहे वो असम्बली को ख़त्म कर दे, डिसॉल्व कर दे। मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए, लोगों ने इलेक्शंस को चूज किया, इलेक्शन कमीशन का पैसा लगा, लोगों ने वोट कास्ट किए, एक सारे का सारा प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगा कि भाई ये अब प्राइम मिनिस्टर मेरी मर्जी का नहीं है, तो वो सारे के सारे प्रोसेस को लम्हा भर में खत्म कर देते हैं। अब ये सारी के सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाई गई और कोशिश किया गया कि जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, यानी जो मार्शल लॉ की शिकें थी, वही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऐड कर दी जाए। और कुछ ऐसा ही किया गया। गवर्नमेंट जो है, एट अमेंडमेंट बिल जो है वो चूंकि ज़ियाउल हक साहब खुद मौजूद थे, बहुत तेजी से जो है वो इसको पास किया गया। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप ने इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया। लेकिन मार्शल लॉ मुल्क के अंदर लगाया जा रहा था सिविलियन गाइज के अंदर, और उसके ऊपर नकाब था कि ये लोगों की हुकूमत है। मुख्तलिफ तबकात ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो अपनी अपनी आरा का इजहार किया। लेकिन मोहम्मद खान जुनेद जो के जो ग्रुप थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। 1985 के अंदर मार्शल मुल्क से हटा लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और अब की दफ़ा जो है लोगों को मौका मिला कि आर्मी को बता सकें कि जितनी देर तुम लोगों ने ये किया आप पे गलत किया। मार्शल ख़त्म कर दिया जाता है, सिविलियन गवर्नमेंट बहाल कर दी जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक हैं और लोग वो हैं जो कि 1983 के इलेक्शंस के अंदर आए हैं। बहुत डेलिकेट सिचुएशन थी। अब की दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो जो थे। मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो अपनी एक स्पीच के अंदर बताते हैं, वो कहते हैं कि देखें से अब जो है वो हम मार्शल को हटाएंगे, और मार्शल 14 अगस्त 1985 को ऐलान करते हैं। 30 दिसंबर 1985 को मार्शल हटा दिया जाता है। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का ये तीसरा और सबसे लंबा मार्शल था। जिया मार्शल हटाने से पहले पार्लियामेंट में लंबी स्पीच करता है। वो बताता है कि दुनिया ने ये पहली दफा देखा होगा कि मार्शल की गोद से जो है वो डेमोक्रेसी जन्म ले रही है। वो ये कहते हैं कि आर्मी कभी भी पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन नहीं करना चाहती, लिहाजा मुस्तकबिल में भी ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें ना पैदा कीजिएगा जिससे आर्मी को मौका मिले और आर्मी आए। ज़ाउल हक फरमाते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, बल्कि दुनिया की तारीख में, एशिया की तारीख में पहली दफा जमहूरियत आर्मी की कोख से पैदा हो रही है। आखिर में जो एक बुरा सियासतदान दूसरों को मशवरे दे सकता है, वही मशवरे ज़ियाउल हक ने दिए कि देखो भाई, वो गलतियां ना करना जो तुम लोगों ने पहले की थी। मैं तुम्हें बता सकता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि इस तरह की गलतियां जो हैं वो मजीद मार्शल लगा सकते हैं। मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया जाता है और अब की दफा जो है
मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट जियाउल हक साहब हैं, और अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को इन 4 प्रोविंसेस को। हम इसे 5:30 के अराउंड अराउंड 5:30-5:35 के अराउंड अराउंड ख़त्म कर लेंगे। आप तो पढ़ सकते हैं, टाइम होता है। हमने भी तभी बननी है यार, अली हसन। स्टे रिलैक्स। मुल्क के अंदर जो है मार्शल लॉ जो है वो उसे उठा लिया जाता है, और 8 साल ये जो मुल्क है ये मार्शल लॉ को देखता। ज़ियाउल हक के बारे में कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने उतनी मरम्मत नहीं की लोगों की जितनी कि दूसरे ममालिक में लोग किया करते थे। ज़ियाउल हक सिर्फ पावर से ही क्लिंग किया, उसने किसी को भी सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी नहीं दी। तो बहरे कैफ ज़ियाउल हक जो है वो, लोग इस चीज़ के कायल हैं कि हाँ यार ये एक अच्छा था, ठीक था। मार्शल लॉ को उठाने के बाद जो है, अब की दफ़ा सिचुएशन आगे बढ़ती है, और हम ये देखते हैं कि 1970 से ऑनवर्ड्स, 1977 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के जो है वो गर्दाब से, चक्रों से निकलता चला जाता है। लेकिन एथनिक क्राइसिस यानी कि लिसानी और नस्ली तौर पर जो तबाही है वो पाकिस्तान को अपने चक्कर में, गिरदाब में फंसा लेती है। ये एथनिक क्राइसिस ही थे कि जिसने 1971 में हमसे बांग्लादेश को अलहदा करवा लिया था। ये एथनिक कन्फ्लिक्ट ही थे कि जिसने मुल्क के अंदर जो है वो एक नया मुल्क बना दिया था। एथनिक क्राइसिस थे क्या? सिंध वाले कहा करते थे कि जिया बदतरीन बंदा है, हमने इसके साथ रहना ही नहीं है, हम सिंधु देश की तरफ जाएंगे, यानी कि सिंध को अलहदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि जियाउल हक ने जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो को लटकाया था, तो बड़ी सख्त खिलाफ थी इसके बाद। ये तो बाद में जब बेनजीर भुट्टो जो है वो हुकूमत में आती है, तो उससे जो है वो एजाजुल हक, जो जियाउल हक का बेटे हैं, ये आर्मी है, आर्मी उनसे लिखवाती है कि आप जियाउल हक और उसके बेटों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करोगे, आप उन्हें माफ करोगे, आप उनको पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करने दो। देखिए मुशर्रफ जो है उसने आइन को अबेंस में पुट किया था, आइन को अब्रोगेट करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने उसे फांसी की सजा दी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? क्या मुशर्रफ को लटकाया गया था? क्या मुशर्रफ जो हैं उन्हें वापस ला के पूरे एहतराम के साथ नहीं दफनाया गया? बिल्कुल दफनाया गया था, और बिल्कुल उन्हें जो वो रिस्पेक्ट के साथ दिया गया था। सो जी, अगरचे जिया जो है इसने बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, बहुत से काम किए थे, लेकिन जियाउल हक को असल झटका लगता है कि उसको सिंध को अपने साथ मिला। अब की दफा एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बनाई जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है MQM, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और इसके लिए शाह जो है वो इसको चूज किया जाता है। सिंध के अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, और वो सैयद गौस अली शाह है। सैयद गौस अली शाह जो है वो इंतहाई करप्ट बंदा था। इसका मकसद ये था कि सिंध के अंदर जो बगावतें हैं आर्मी के खिलाफ, उससे ख़त्म किया जाए, और तब पैदा किया जाता है MQM को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बनाया जाता है सिंधु देश से बचने के लिए। इसको बनाया जाता है कि हमने जो है वो जियाउल हक जो है वो उसके रजीम को अपोज करने वाले लोगों को ऐसा ऐसा खत्म करना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो जैसे ही वजूद में आती है, अब की दफ़ा पूरे के पूरे सिंध में और कराची के अंदर जब ये काम करना शुरू कर देती है, और वो आर्मी के हक में काम करने शुरू कर देते हैं। इल्ताफ हुसैन को कंट्री के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के तौर पर इंडक्ट किया जाता है। अब की दफ़ा कराची में दो सियासी पार्टी, दो जमातों का जो है मेन मुकाबला होता है। एक MQM और दूसरी होती है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गद्दारों, तुम लोग वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, तुम वही थे। इन्होंने ये कहा कि तुम लोग जो हैं वो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। अल्ताफ हुसैन ने ये कहना शुरू कर दिया कि जमात इस्लामी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जमात इस्लामी वाले ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की इमरजेंस के खिलाफ क्रिटिसाइज किया था इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को।
तो अल्ताफ हुसैन ने जमात के ऊपर ठीक ठाक इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं हूँ ठीक ठाक पाकिस्तानी बंदा, मैं तो जमात इस्लामी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जमात इस्लामी और एमक्यूएम का ठीक ठाक जो है वहां पे जोर पड़ता है कराची के अंदर से। एमक्यूएम असला उठाती है जो आर्मी सप्लाई करती है, और जमात इस्लामी के दफातर पर अटैक करना शुरू कर देती है। जमात इस्लामी भी इस पूरे के पूरे अटैक का बड़ा कामयाबी से दिफा करती है, लेकिन एमक्यूएम को सपोर्ट किसी और की हासिल थे। मुख्तलिफ जो है वो पार्टियां साथ मिलती चले जाती हैं, लेकिन सिंध के अंदर से सिंधु देश की आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये आर्मी का एक कारनामा था। एमक्यूएम जो है वो हार्ड लाइन जो है वो अख्तियार करती है। वो ये कहते हैं कि हम लोग महाजर हैं। ये कराची में बेसिकली इंडिया से माइग्रेट करके आता है। बहुत से ब्लडी क्लैशेस होते हैं, कई लोगों की जानें चले जाती हैं, कई जमात इस्लामी के लोग मारे जाते हैं। लेकिन इन तमाम में एक ही फायदा होता है, और वो फायदा है कि सिंधु देश का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। कराची के अंदर एक हैवी स्पेल आता है एथनिसिटी का, एक कुछ मुख्तलिफ फैक्शनल जो हैं वो उनके दरमियान क्राइसिस का। लेकिन ये सारे के सारे क्राइसिस जो हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं इस मुल्क को। यहाँ से हम देखते हैं कि एमक्यूएम के दफातर और सिंध के जो दफातर हैं वो सब के सब जो हैं वो मिलते हैं। और अब की दफ़ा कराची में भी मामलात को काफ़ी हद तक सुलझा लिया जाता है। कराची और सिंध में सिंधु देश की जो आवाज़ें थी उनको ख़त्म कर लिया जाता है। पाकिस्तान मल्टीपल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था। 1986 में अफगानिस्तान की तरफ से भी क्राइसिस था। बहुत से ग्रुप्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है। ज़ियाउल हक की तरफ से प्रेशर था कि पूरे का पूरा असला और सारी की सारी चीज़ें सप्लाई की जाएं अफगानिस्तान को। पूरे के पूरे असले को सप्लाई किया जाना था। और अब की दफ़ा जो है हमारे पास एक इंसिडेंट होता है जो पाकिस्तान जिससे लरस करा जाता है, और वो है द डिबेकल एट ओजरी कैंप। ओजरी कैंप बेसिकली रावलपिंडी के करीब एक इलाके, एक जगह का नाम था। कैंप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्मी ने यहाँ पे एम्यूनेशन यानी कि डिपो बना रखा था। अमेरिका से हमें जो भी असला आता था वो असला हम ओजरी कैंप में स्टोर करते थे। एक दफा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सिटीजन्स बड़े आराम से मजे से सो रहे थे कि उनके घरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो फायर हो जाते हैं। लोगों को ठीक ठाक जो है वो पता चलता है, धमाके होते हैं, और ओजरी कैंप के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। ये क्या था ओजरी कैंप का डिजास्टर? ये 10 अप्रैल 1988 का वाकया है। रावलपिंडी के करीब जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है वहां पे ये होता। और इसके अंदर जो है एम्यूनेशन जो डीपू था वो मारे जाते हैं। 10,000 टन के करीब जो असला है वो खुद से ही चल जाता है। 1200 के करीब पाकिस्तानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिटीजन्स सिरे से मारे जाते हैं, और तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार के करीब बुरी तरह से जख्मी होता है। शहरी समझते हैं कि शायद हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया। किसी मुल्क के अंदर 1200 के करीब लोग उनकी अपनी ही गलती से मारे जाएं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टैंड लेता है। कुछ ऐसा ही स्टैंड मोहम्मद खान जुनेजो ने लिया। मोहम्मद खान जुनेजो को क्या आर्मी का लाया हुआ बंदा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये खुशकिस्मती रही है कि जो बंदा भी यहाँ पे थोड़ी देर हुकूमत करता है, थोड़ी देर आर्मी के साथ रहे चाहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सीट पर रहता है, उसे अपने ओहदे की वक़्त वैल्यू का अंदाजा हो जाता है। बहुत से इनहेबिटेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे थे कि इंडिया के साथ जंग लग चुकी है, और कैहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज बुरी तरह से मुतासर थी। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो वही फैसला लेने की कोशिश करते हैं जो किसी प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इन चीज़ के जो अकाउंटेबल हैं कि ओजरी कैंप पे जो डिजास्टर होता है, इन तमाम के तमाम लोगों को सजा दी जाएगी। उन्हें बताया जाता है, जुनेजो साहब आप जिनकी बातें कर रहे हैं, या एप्पल का जो इंसिडेंट है, इसके पीछे आर्मी के 3 लोग हैं। इसमें जो कैबिनेट बनाई जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, बताया जाता है कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान हैं, वो जो हैं वो डिजास्टर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो आईएसआई के चीफ हैं।
ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसको सिक्योर रखता है। मोहम्मद खान जुनेजो लम्हा भर के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो फैसला करते हैं कि मैं इन लोगों को कम से कम इनकी जॉब से हटा दूंगा। मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं, इनकी इस बात से आर्मी और प्रेसिडेंट के दरमियान, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, सबके दरमियान ताल्लुकात इंतहाई बिगड़ जाते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा कि मैं उन जनरल्स को उनके ओहदों से हटा दूंगा जिन जिन के ऊपर जो है वो इस डिजास्टर्स की जिम्मेदारी है। मैं रियासत पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ और मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जुनेजो वाकई में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। मोहम्मद खान जुनेजो ने स्टैंड लिया था। मोहम्मद खान जुनेजो का ये इरादा था कि मैं जियाउल हक को जो है वो, इसने जो दो दो सीटें संभाली हुई हैं कि मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा, आर्मी का चीफ भी रहा और मुल्क का प्रेसिडेंट है, तो मैं इसको भी खत्म करूंगा। ये बात टाइम मैगजीन जो है वो रिपोर्ट करते हैं। जुनेजो कहते हैं कि मैं एक इंक्वायरी की जो है वो कंप्लीट हो गई है और जल्द ही इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। उन्होंने बताया कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जनरल हमीद गुल और जो मौजूदा आईएसआई के चीफ हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये जिम्मेदार हैं, चूंकि इन्होंने ये कहा था कि ये जगह, ये साइट महफूज है, वहां पे असला शहरी इलाकों के करीब रखा गया था। मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो इससे पहले कि कोई स्टेप लेते हैं, मोहम्मद खान जुनेजो को और इनकी गवर्नमेंट को चलता कर दिया गया, पैक करके घर भेज दिया गया। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब ने जियाउल हक साहब को कॉल की कि ये कैसा बंदा है आपका जो अपने ही लोगों को जो है वो डिसमिस करने के चक्करों में है। ठीक है, डेंजरस एम्यूनेशन थी, फट गई, लोग मर गए, ओजी कैंप का इंसिडेंट हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं इस पे। जनरल जियाउल हक साहब ने, जी, 2015 में डेथ हो चुकी है जनरल हमीद गुल साहब की। ये वही जनरल हमीद गुल साहब है। जनरल जिया जो हैं उन्होंने प्री एम्प्टेड मूव की। उन्होंने ये सोचा कि मैं जो है वो इस गवर्नमेंट को ही डिसॉल्व कर दूंगा। जुनेजो जो 29 मई 1988 को उनको, उनकी हुकूमत को 8वीं अमेंडमेंट यानी कि 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पैक करके घर भेज दिया गया। वतन अजीज में बहुत से चीजें जहाँ पे दुख होता है वहां पे शायद एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से हटा के घर भेजना भी था। जयाउल हक जो है उनको ने असम्बलीज को फौरन से आर्बिट्रेरली तौर पर फौरन से जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको हटा दिया था। जुनेजो पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जुनेजो ने किसी किस्म की भी मिलिट्री, हाँ सॉरी, वो फैज हमीद है, ठीक है। हमारे पास जो है मिलिट्री जो है, जिस तरह से भी हमारे पास किए जाते हैं, अभी जो है यार वो फैज हमीद है, वो हमीद गुल साहब हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो हमीद गुल हैं, वो तो 2015 की उनकी डेथ हो चुकी है ना। अभी वाला तो बेचारा पीटीआई को सपोर्ट करने के चक्करों में अंदर है और जो मिलिट्री के अंदर है, ठीक है। वो तो बेचारा अपने ही काम में नहीं, मिलिट्री खुद भी डिवाइडेड है थोड़ी सी ना। तो वो हामिद गुल जो है वो, उनकी भी बातें सुनने वाली हैं, कभी उनको सुनिएगा, कभी उनको फॉलो कीजिएगा। बड़ी अच्छी बातें उस बंदे ने भी कही थी। अच्छा यार, हमें जो है जुनेजो को भी जो है वो पैक कर दिया जाता है। जुनेजो को ये नहीं कहा जाता, जुनेजो फैसला करते हैं कि जनाब मैं जो है किसी किस्म का भी प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। जुनेजो के खिलाफ जियाउल हक साहब बताते हैं कि जी जुनेजो बहुत करप्ट बंदा था, जुनेजो की करप्शन बहुत ज्यादा थी। सो जुनेजो की करप्शन जो है वो उसकी वजह से इन्हें हम जो है वो हटा रहे हैं। जुनेजो जो है वो किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं करता है। वो जिया के जो एक्शंस हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं, और आराम से अपनी डायरी उठाते हैं और घर चले जाते हैं। जुनेजो ने कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन एक बंदा जिसका नाम हाजी मोहम्मद सैफुल्ला था, जो कि मेंबर थे असम्बली के, जो असम्बली डिसॉल्व की जाती है, वो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं। अदालत ये कहती है कि देखें, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि ये गलत किया गया, लेकिन अब इलेक्शन सर पे हैं और इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, तो अब इलेक्शन में देखा जाएगा। तो जो कुछ हुआ सो हुआ। अब उसके बाद जो है वो हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते। जुनेजो की हुकूमत को पैक किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास जियाउल हक जो है, उन्होंने बेसिकली जुनेजो के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, और एक
मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि जुनेजो ने ये कहा था। हाँ जी, आमिर साहब यही बहुत फेमस है। जुनेजो ने ये कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इन जनरल्स को सुजुकी कार में रखूंगा, मेहरान के अंदर इनको मैं बिठाऊंगा कि जो पाकिस्तान के पैसों पर जो है वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के अंदर चलते हैं। मैं इनको जो है वो बताऊंगा कि मॉडस्ट सुजुकी के अंदर चले जाएं आप लोग ना। सो आर्मी और जनरल जो हैं वो इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चनाचे जुनेजो जो है वो उनको हटाया जाता है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिया को एक और भी गिला था इनसे, जो है वो एक और भी शिकवा था कि जुनेजो ने जिया से पूछा नहीं था जिनीवा अकॉर्ड पे साइन करने से पहले। जनीवा अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएसएसआर के दरमियान तय पाता है। रशिया कहता है कि मैं अफगानिस्तान से चला जाऊंगा, और जुनेजो जो है वो दस्तखत कर देते हैं इस चीज पर कि ठीक है, हम लोग जो है वो इजाजत देते हैं। जिया को लगता था कि भाई तब तक नहीं दस्तखत करने थे जब तक हम अफगानिस्तान में काबुल के अंदर मुजाहिदीन की हुकूमत नहीं बनवा देता। तब तक नहीं दस्तखत करने थे जब तक जो है वो हम लोग इस्लामी गवर्नमेंट वहां पे बना नहीं लेते। जुनेजो कहते थे ये हमारा मसला नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत बने, ये उन लोगों का मसला है। हम लोगों ने गलत किया, हमें इस जंग में भी नहीं कूदना चाहिए था। जियाउल हक साहब कहते हैं अच्छा ये बात है, ठीक है भाई। तो जियाउल हक साहब जो है वो फिर डिसमिस करते हैं। दूसरी बात ये थी कि जुनेजो को मोहम्मद खान जुनेजो ने, जो रावलपिंडी के अंदर ब्लास्ट हुआ था, जुनेजो ने खुद वो साइट विजिट की थी। वो बात जुनेजो के दिल पे लगी थी। जुनेजो ने बर्दाश्त किया कि कब तक हम अपने ही शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ तरह से इस्तेहसाल का शिकार होने देंगे। एक फ्रिक्शन बन गई थी जुनेजो और जिया के दरमियान जो है। अब की दफा मुजाहिदीन जो था, उनको ये सारे का सारा रास्ता जाना था और आईएसआई उसको सप्लाई किया करती थी। लेकिन इससे जो है वो पाकिस्तान की बदनामी हुई थी कि जो मुल्क जो है वो अपने तौर पर भी चीजों को नहीं संभाल सकता। जुनेजो दिल बर्दाश्त सा हो गए थे जब उन्होंने देखा कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर तो हूँ ना, मैं अख्तर अब्दुल रहमान, ना जनरल हामिद गुल, ना इसके अलावा बाकी जो चीफ ऑफ आईएसआई हैं उनके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जुनेजो ये चाहते थे कि कम से कम दो जनरल जो हैं वो उनको मैं स्टेप डाउन करूं, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जिया अपना यूनिफॉर्म उतारे अगर उसने प्रेसिडेंट रहना है। मार्च 1988 को एक और काम हुआ था कि जुनेजो ने पहली दफा जो है पावर होने के बावजूद, आर्मी का लाडला होने के बावजूद, उन्होंने अपोजिशन को कॉल कर दिया जिनेवा अकॉर्ड पे। आर्मी से राय नहीं ली उन्होंने, उन्होंने अपोजिशन से राय ली। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज पहली दफा जो है वो इकट्ठी होती है। बेनजीर भुट्टो यहाँ पे बड़ी क्लेवरली काम करती हैं। वो आर्मी के साथ भी मुआहदा कर लेती हैं कि ठीक है, अगर मैं हुकूमत में आती हूँ तो मैं तुम लोगों को अपने बाप के कत्ल में माफ कर दूंगी, कुछ नहीं होता, हो गया, अब्बा जान जाने थे चले गए। लेकिन जुनेजो को अगर आप हटाते हैं और मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं तो ठीक है, मैं इस तरह से चलती हूँ। सो बेनजीर भुट्टो ने अपने कार्ड्स को बड़ी कामयाबी से यहाँ पे प्ले किया, बड़ी मास्टरली से प्ले किया। अब हमारे पास जो है इसके बाद हमने देखा कि अगस्त के महीने में जियाउल हक साहब जो हैं, खुद जियाउल हक साहब शहीद कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जियाउल हक साहब की बारबेक्यू बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुल्क के लिए एक सानया है। कुछ लोगों के लिए ये खुशी का समा है। आपके लिए जियाउल हक साहब का जाना कैसा था? आप ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। आप देखिए कि जियाउल हक साहब क्या एक नडर लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत से डॉलर्स दिए, इस्लामाइजेशन को प्रमोट किया। या आप जो है वो ये समझते हैं कि जियाउल हक साहब जो है वो बारबेक्यू में जाते हैं, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने लिखा। तो ये हैं। लेकिन मुख्तलिफ जो हैं वो लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। बैरकैफ पाकिस्तान में अब वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके लिए गए स्टेप्स, उनके जो काम हैं, और मुख्तलिफ जो लोग हैं मुख्तलिफ आरा के साथ जो है वो मौजूद हैं। और यहाँ पे हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को समझ चुके हैं। मोहम्मद जियाउल हक, और उसके बाद कामयाबी से जो कार्ड प्ले किया था वो थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो का टेन्योर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा टेन्योर था, क्या देखा, क्या नहीं देखा, कैसे मूव ऑन हुए। यहाँ से हम लोग प्रोसीड फर्दर करेंगे। जी जी जी, आमिर साहब और नईम साहब बिल्कुल भी, आप मैं भी इसी ख्याल का ही हामी हूँ। लेकिन लेट्स रिस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट्स।
विद दिस नोट, विशिंग यू गुड लक फॉर योर एमपीटी, और अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। एमपीटी के पेश नज़र कल यानी कि सैटरडे और परसों यानी कि संडे वाली क्लासेस नहीं होंगी। आप लोग जो हैं वो उस पर फोकस कीजिए अपना मैक्सिमम। और एक बात जो मैं कल भी इंग्लिश की क्लास में भी बता रहा था कि आप सारे के सारे दुनिया के एमसीक्यूज कवर नहीं कर सकते हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये अली हसन आपके ग्रुप में मौजूद है, नहीं सब शेयर कर देते हैं। नहीं, ये आज की डेट की यार बुक शेयर कर दीजिएगा 17 नवंबर वाली ना, ये वहां पे आपको मिल जाती है। ये इकराम रुबानी साहब की किताब है, पाकिस्तान अफेयर्स की, बड़ी अच्छी बुक है। इकराम रुबानी साहब की लेना चाहें तो ले लें, वरना ये पीडीएफ पेजेस शेयर कर दिए जाएंगे। तो सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जितने भी आते हैं, और आपका टारगेट 66 पे है। ठीक है। 66 वाला भी वहीं पे खड़ा है, और 190 वाला भी वहीं पे खड़ा है। तो बस उतना ही टाइम दीजिए एमपीटी को जितना वो डिजर्व करता है। फोकस करें इन द नेक्स्ट क्लास। चलें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।